उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीतियां तय कर दी हैं। यानी कि इस बार के निकाय चुनाव पे विशेष फोकस किया जा रहा है। अपने बूथ को मजबूत करने के लिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई रणनीतियां तैयार की हैं। यानी कि बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए अपने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसके साथ ही साथ में उसमें 30 सदस्यों को लाया गया है। यानी कि इस बार के निकाय चुनाव पे पूर्ण तरह से फोकस करती दिख रही है। इसके साथ ही साथ में इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कंधों पे रखी गई है। यानी कि जो स्टार प्रचारक होंगे उन्हीं कंधों पे होगा कि निकाय चुनाव को कैसे जीतना होगा। अपने बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो की रणनीति कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बसपा अब जो है बूथ को मजबूत करने के इरादे से उतर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने तमाम प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत उनको बताया गया है कि कितने वाहनों का प्रयोग वो कर सकते हैं। अगर बात करें मेयर पद के प्रत्याशी तो वो 5 वाहनों का प्रयोग कर सकता है चुनावी प्रचार के लिए। अगर साथ ही साथ जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो 2 वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं वो 2 वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। साथ ही साथ सभासद होंगे वो एक जो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन पास बनवाने के लिए संबंधित जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनको प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके बाद वो प्रार्थना पत्र जिला जो निर्वाचन अधिकारी उसको जाएगा। वहां से पास होने के बाद में जो संबंधित अधिकारी होंगे वो पास जारी करेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जिन गाड़ी के वाहनों का प्रयोग होगा चुनाव प्रचार के लिए उनके कागज पूरे होने चाहिए, चाहे आरसी हो, चाहे बीमा हो या पॉल्यूशन हो। निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है तो जिला निर्वाचन जो कार्यालय है साथ ही साथ संबंधित अधिकारी हैं ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर 7 नगर पंचायत एवं नगर पालिका पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर की गुड्डू पंडित की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेताओं में एक गिनती गिनी जाती है गुड्डू पंडित की। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद चुनाव में गुड्डू पंडित की पत्नी को चुनाव देकर समीकरण बदल दिए हैं। वहीं गुलाबटी की बात की जाए तो हीटर सीटर और एचएस के काले खां को समाजवादी पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है। करीबन 7 नगर पंचायत एवं नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अभी भाजपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। वहीं अभी आम आदमी पार्टी ने 4 नगर पालिका पर अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अभी बसपा के पत्ते खुलने बाकी हैं और बसपा के पत्ते खुलने बाकी है। अब देखना होगा जिस तरह की नगर पालिका बुलंदशहर पर गुड्डू पंडित की पत्नी आने के बाद समीकरण किस तरीके से बदलते हैं। यूपी के उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण लगातार जारी है। ऐसे में कानपुर नगर निगम में सभासद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी और नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी सभी अपना नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान नामांकन कराने पहुंच रहे अशिक्षित उम्मीदवारों को नामांकन कराने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि अशिक्षित उम्मीदवारों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र न होने की वजह से उन्हें नामांकन कराने में काफी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर जिला प्रशासन इस तरह के उम्मीदवारों को लेकर किस तरीके की सुविधाएं देता है और उनके नामांकन में आ रही मुश्किलों को किस तरह से पीलीभीत में 2,92,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 5,300 से अधिक नए मतदाता भी बनाए गए हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन करा रहे हैं, लेकिन कुछ जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने पीलीभीत जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए अपने कुछ प्रत्याशियों के पत्ते खोले हैं। कुछ प्रत्याशियों के अध्यक्ष पद के नाम भी खोले हैं। जनपद पीलीभीत में 10 नगर निकाय हैं, जिनमें पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, विशलपुर, न्यूरिया, नौगमा पकड़िया और जहानाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना दिए हैं। तो वहीं गुलड़िया भिंडारा, कलीनगर और बिलसंडा में अभी समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है। अब देखने वाली बात होती कि जो 3 नगर पंचायतें बची हुई हैं इनमें समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी घोषित करती है। वहीं कुछ अन्य पार्टियों ने अभी भी अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। हालांकि
नगर निकाय चुनाव को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। आगामी निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों का पैनल लगभग तैयार कर लिया। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया था उसी तरह से अब जो स्टार प्रचारक है उनकी पैनल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के अलग अलग स्टार प्रचारकों का पैनल बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के पदाधिकारी है उनको भी स्टार प्रचारक की सूची में डालने का काम किया जा रहा है। बता दें कि आपको दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी इस पैनल में शामिल किया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल एस के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद का भी नाम पैनल में जोड़ा गया है। देखा जा रहा है कि जिससे कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भापते हुए अलग अलग पैनलों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। निकाय चुनाव के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 में 80 कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है और जिसके लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है भारतीय जनता पार्टी का यूपी इकाई। नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है। जिस तरह मौसम का पारा चढ़ता जा रहा है और गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, उसी तरह से राजनीतिक गलियारों में भी इस समय गर्मी देखने को मिल रही है। खासतौर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के पार्षद प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया। यह जोश कितना कारगर होगा वह तो वक्त बताएगा। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां व निर्दल प्रत्याशियों द्वारा खुमार भरी जा रही है और जनता के बीच में वादे पर वादे का पिटारा खोला जा रहा है। नगर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो इस प्रकार है। बहराइच में अध्यक्ष पद हेतु कुल 138 लोगों ने नामांकन कराया, जिसमें 11 लोगों के नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं। 11 नामांकन पत्रों को खारिज करने के बाद अब बहराइच में अध्यक्ष पद हेतु 127 लोग चुनाव मैदान में हैं। बहराइच नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर 12 लोगों ने नामांकन कराया है, जबकि नगर पालिका परिषद नानपारा में 9 लोगों ने नामांकन कराया है। सर्वाधिक नामांकन नगर पंचायत कैसरगंज में 43 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें से 10 लोगों के पर्चे अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मीपुरवा नगर पंचायत में 21 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें से एक पर्चे को अस्वीकृत कर दिया गया है, एक नामांकन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि 20 लोग वहां चुनाव मैदान में हैं। जरवल और पयागपुर नगर पंचायतों में 16 लोगों ने अपने नामांकन कराया है, जबकि रिसिया नगर पंचायत में 9 लोगों ने और रुपैडिया नगर पंचायत के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों शूटरों ने घटनाकांड को अंजाम दिया था उससे जाहिर होता है कि कहीं इन 3 शूटरों के पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ तो नहीं है। कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो अतीक और अशरफ की नहीं कराई गई। इस एंगल पर विशेष रूप से चाहे वो SIT की टीम हो, STF की टीम हो, प्रयागराज पुलिस की टीम हो, जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन तीनों शूटरों ने हमला करके वारदात को अंजाम दिया, और तीनों ही शूटरों की अगर बात की जाए तो तीनों ही शूटर नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे में इनसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हत्या कराई जानी काफ़ी आसान हो जाती है। इनको भनक भी नहीं लगेगी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, बस महज इनको एक सपना दिखाया गया होगा कि जराइम की दुनिया में तुम्हारा कद बड़ा हो जाएगा अगर इन दोनों की हत्या करते हो। तो इस एंगल पर विशेष रूप से STF और अन्य जाँच एजेंसियाँ पड़ताल कर रही हैं। माफिया हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां आज फैजाबाद मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल, फैजाबाद मंडल के IG पुलिस विभाग व उनके समस्त अधिकारीगण आज सुल्तानपुर औचक निरीक्षण में पहुँचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी जगजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, CDO अंकुर कौशिक, सीमो DK त्रिपाठी व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जहाँ पर उन्होंने इस चुनाव को लेकर के पूरी गंभीरता से विचार विमर्श किया और उनको गाइडलाइन दिया किस तरह से चुनाव को संपन्न कराना है, किस तरह से चुनाव में सावधानियां बरतनी है, किस तरह से अपराधियों पर नकल कसनी है, किस तरह से फर्जी तरीके के लोगों से चुनाव को दूर रखना है, किस तरह से और चीज़ें जो चुनाव में प्रभावी हैं उनको लागू करना है। शासन की मंशा के अनुरूप जिस तरह से आज उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया है, जिला भ्रमण किया है, उसमें उन्होंने जब प्रेस मीडिया से बात हुई तो प्रेस मीडिया को उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना उनका उद्देश्य है और किसी भी तरह से जो है माफियागिरी कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो इस तरह से क्रिमिनल्स लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उन पर नकल कसी जाएगी और जिस तरह से कोरोना काल
के दौरान चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए भी प्रोटोकॉल निभाया जाएगा, पूरी तरह प्रोटोकॉल में रहेंगे। और जिस तरह से 224 लगी हुई है सुल्तानपुर जिले में, उसके बाद भी प्रत्याशी किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करेंगे, उस बारे में उन्होंने भी बेहतर बताया किस तरह से प्रचार प्रसार कर। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं शामली में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, 4 मई को वोटिंग होगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शामली के एक वार्ड जो 24 पड़ता है, उसके जो मतदाता हैं उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए हैं। उनका कहना है कि हमारे वार्ड को एक नहीं 2-2 वार्ड में बांट दिया गया है। इस मामले में एडीएम शामली से बात की गई तो उन्होंने कहा है मैंने एक समिति बनाई है और उसमें जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो निर्णय होगा वही आपको बताया जाएगा। नगर निगम उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर के माफियाओं पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन ले रही है। जहां उनकी संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसे माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है जो कि कहीं न कहीं मोस्ट वांटेड हैं और लंबे समय से फरार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जोन वाइज साथ ही साथ कमिश्नरेट वाइज भी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद माफियाओं में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि उसकी पेशी फिजिकल के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। वजह स्पष्ट है कि माफियाओं में खौफ है। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी की, उसके बाद ही अजय सिपाही ने भी अयोध्या में सरेंडर कर दिया है। लगातार ऐसे माफिया जो कहीं न कहीं पहले उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय थे, अब उनके दिल में उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ है। योगी सरकार का लगातार एक्शन बता रहा है कि माफिया अब दहशत में हैं, जो कभी दहशत फैलाने के लिए जाने जाते थे। उत्तर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कर्नाटक के कोल्लार में साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसके बाद गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, यहां तक कि राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी को एक बड़ा झटका इससे जरूर लगा है। अब राहुल गांधी के पास विकल्प है कि वो गुजरात के हाईकोर्ट जाएं और इस पूरे मामले में अपील करें। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान निकलकर सामने नहीं आया है। बाराबंकी में हुए 6.5 करोड़ के एमडीएम घोटाले में आज सभी 7 दोषियों को हो सकती है सजा। आपको बताते चले 2018 में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह ने एक जांच के दौरान 6.5 करोड़ रुपए के एमडीएम घोटाले का खुलासा किया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह ने 29 सितंबर 2018 को कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देते हुए डीसी एमडीएम सहित 2 बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने जांच करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सभी 7 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने जाँच में यह भी बताया था कि डीसी एमडीएम व बेसिक शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों के द्वारा अन्य लोगों के खाते में पैसा भेजकर एमडीएम का 6.5 करोड़ रुपए डकार लिया गया था, जिसके बाद बीते 2 दिन पूर्व में अपर जिला जज के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने सभी 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित किया गया था। वहीं आज अपर जिला जज के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें सभी 7 दोषियों को सजा मिल सकती है। बाराबंकी झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने खुलासा करते हुए भेजा जेल। पूरा मामला झांसी जनपद के बबीना का है, जहां विगत दिनों ज्वेलर्स के साथ हुई डकैती की घटना के बाद पुलिस ने उसका अनावरण करते हुए दोनों बदमाशों को जेल भेजा है। आपको बता दें कि ज्वेलर्स दुकान से घर जा रहा था, उसी वक्त बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए 150 ग्राम सोना और नकदी को लूट लिया था। जिसके बाद आज पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी समय मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि जो बदमाश हैं जिन्होंने लूट की है वो यहाँ से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद स्वाट टीम और पुलिस के द्वारा बदमाशों को चेकिंग के दौरान
ललकाया गया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिसमें पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 से 10 ग्राम सोना, 27,000 रुपये, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महोबा में तैनात 4 डॉक्टरों की बर्खास्ती के निर्देश दिए हैं, तो वहीं एक डॉक्टर की पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बर्खास्त और पेंशन रोकने के आदेश सीएमओ को भेज दिए गए हैं। डिप्टी सीएम की कार्रवाई से जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी बर्खास्त डॉक्टर पिछले कई वर्षों से अनुपस्थित चल रहे थे, जिनमें अनिल कुमार, सरिता, सुशील, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार विगत 10 वर्षों से अपनी तैनाती स्थान पर अनुपस्थित चल रहे थे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ऐसे विशेष बच्चे जो मूक बधिर और मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 380 सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक भर्ती करने जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद में भी 24 ऐसे विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी है, क्योंकि ऐसे दिव्यांग बच्चे जो मूक बधिर हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती होनी है। जनपद हरिद्वार में भी 6 ब्लॉकों में इन शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसको लेकर जिला बेसिक अधिकारी के द्वारा जो ऐसे विशेष जो बच्चे हैं, उन बच्चे जिन संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन शिक्षण संस्थानों को भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। संख्या बल के आधार पर जिन संस्थानों में ऐसे विशेष बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, उन्हीं संस्थानों में ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि इन विशेष शिक्षकों को उसी तरह की शिक्षा विशेष डिग्री इनके पास प्राप्त है, जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में पूर्ण तरह से सकुशल। रेलवे के खिलाफ हाल ही के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हो चुका था, लेकिन संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन और उसका पहला हिस्सा आज क्षेत्र के संपूर्ण लक्सर बाजार को बंद रखने के रूप में जमीन पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार और रेल प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आज दर्जनों से भी अधिक अराजनैतिक संगठनों द्वारा एक मंच होकर संयुक्त संघर्ष समिति गठित करते हुए इस बाजार बंद की घोषणा कुछ दिन पहले ही कर ली गई थी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की टुकड़ी भी नगर क्षेत्र यारी के बाजार में तैनात की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने वाले तमाम पदाधिकारी अब मांगे पूरा नहीं होने की स्थिति में रेलवे का चक्का जाम और चुनावी बहिष्कार पर अड़े हुए हैं। रेलवे के खिलाफ हाल ही के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हो चुका था, में जांच के नाम पर डीडीओ अजय प्रताप सिंह ने आईफोन की मांग की थी। वहीं एक मामला फिर सामने निकल कर आया है कि जांच के नाम पर पैसों और आईफोन प्रधान और सेक्रेटरी से लिए थे। प्रधान का ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो में प्रधान कह रहे हैं कि सेक्रेटरी और हमको धमकाकर वो पैसे लेते हैं, इस तरीके के डीडीओ है। पूरा मामला डीएम के संज्ञान में है। डीएम ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन ऐसे अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और लगातार अपराधी और अपराधों को समाप्त कर रहे हैं। यही नहीं, भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हरदोई जनपद में डीडीओ अजय प्रताप सिंह किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हरदोई की 1306 ग्राम सभाओं में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी। अभी तक डीडीओ हरदोई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरदोई में जांच के नाम पर डीडीओ अजय तब से कोरोना एक्टिव केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 245 कोरोना के केसेस नए मामले दर्ज हुए हैं, आपको बता दें। वहीं अगर जो स्वस्थ हुए मरीजों की बात की जाए तो 105 ऐसे संक्रमित थे जो स्वस्थ हो गए हैं, और टोटल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1027 है टोटल एक्टिव केसेस। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 4 मौतें भी हुई हैं कोरोना से बीते दिनों। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार निर्देश दे रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भी चूक ना रहने पाए, किसी भी तरीके की कोई जो है व्यवस्था खराब ना होने पाए, चाहे वो वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड की व्यवस्था हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था दुरुस्त रहे और जो दवाइयाँ हैं वो समय से उपलब्ध हो सके। जो संक्रमित मरीज हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है निर्देश जारी कर रहे हैं।
वक्त में मौजूद हूँ बिजनौर के अफजलगढ़ उसी जंगल पर जहाँ एक किसान पर हमला कर गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आपको बताता चले, बिजनौर के अफजलगढ़ में किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तभी अचानक गुलदार ने अटैक कर किसान को मौत के घाट उतार दिया। अगर बात करें अब तक बिजनौर में गुलदार के हमलों की, तो लगातार 4 मौत अब तक 2 बच्चों सहित गुलदार कर चुका है। अगर बात की जाए घायलों की, तो घायलों की संख्या 1 दर्जन से अधिक हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वन विभाग की, तो लापरवाही साफ नजर आती है, क्योंकि अब तक 4 मौत का कौन जिम्मेदार है, ये एक अपना आप में बड़ा सवाल है। अब फिर अफजलगढ़ में एक किसान पे हमला कर गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं किसानों का आरोप है कि वन विभाग बड़ी देरी से लापरवाही बरतता है, जिसका कारण किसान को मौत का सामना करना पड़ता है। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में गांव भिदोली में किसान की 6 बीघा फसल जलकर राख हो गई। अज्ञात कारणों से फसल में आग लग गई, जिसकी सूचना थाना खैरागढ़ और अग्निशमन को दी गई, जहां देर रात्रि पहुंची अग्निशमन और थाना की फोर्स ने और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया जाए। आज देख सकते हैं कि इस तरीके का जो गर्मी का माहौल है, जहां टेम्परेचर रातों दिन बढ़ता जा रहा है। अज्ञात कारण, जहां एक तरफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं आग लग रही है, जिस पर काबू भी पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जहां सूचना पर ग्रामीण और अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया, जिसमें किसान की 6 बीघा फसल जलकर राख हो गई, लाखों रुपए का नुकसान बताया। उसी के परिवार में एक शादी भी है, जिसमें उसकी बेटी की शादी है। अगर आप देख सकते हैं कि किसान की जब फसल ही जलकर राख हो जाएगी, तो वो अपनी बेटी का शादी कैसे करेगा। जनपद आगरा के थाना पिनाक क्षेत्र के टिकैतपुरा गांव में किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। आपको बताते चलें, विद्युत लाइन के फॉल्ट होने के चलते जो चिंगारी निकली, उससे किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। आसपास काम कर रहे लोगों ने जब आग की लपेटें देखी, तो इसकी सूचना उन्होंने किसान को दी। आनन फानन में किसान और लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान के गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। तो वहीं इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन काफी समय तक दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण और किसानों ने ट्यूबवेल चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पाया। वहीं किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की। थाना